वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार और हिंदी तिथि सप्तमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबर से। बिलासपुर दिल्ली रेल सफर 26 रुपये तक महंगा। लंबी दूरी की ट्रेनों की स्लीपर और जनरल कोच का किराया बढ़ा। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। नए बदलाव के तहत नॉन एसी और एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिससे स्लीपर कोच में बिलासपुर दिल्ली जैसी लंबी यात्रा पर लगभग 26 रुपये और जनरल कोच में करीब 13 रुपये ज्यादा देने होंगे। गन्ना किसानों को मिला आर्थिक संबल। भोरमदेव शक्कर कारखाने ने हितग्राहियों को किया करोड़ों का भुगतान। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश एवं मार्गदर्शन में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कमर्था द्वारा पिराई सत्र 2025-26 के दौरान गन्ना उत्पादन किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में कारखाना प्रबंधन द्वारा अब तक किसानों को कुल 24 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिससे क्षेत्र के गन्ना किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी। पीएम आवास योजना को लेकर मिल सकती है राहत। राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है, जिसे लेकर मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि योजना बंद भी होती है तो राज्य पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश आवासों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान स्थिति में योजना के तहत स्वीकृत कुल आवासों में से केवल 481 आवासों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 आवास प्रगतिरत है। जांजगीर चांपा के किसानों ने प्रशासन से की अपील। रबी धान सिंचाई धान खरीदी को लेकर उठाए कई मुद्दे। सहकारी बैंकों के भुगतान को लेकर जताई नाराजगी। जांजगीर चांपा जिले के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर एक बार फिर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। किसानों ने सिंचाई व्यवस्था, धान खरीदी और आगामी रबी धान फसल की तैयारी से संबंधित अपनी चिंताएं व्यक्त की है। किसानों के अनुसार पूर्व में मई नहरों और शाखा नहरों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने तथा नहरों से रबी धान फसल लेने पर सहमति बनी थी। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी यहाँ पर कई समस्याएं बनी हुई है, जिससे किसानों को संभावित नुकसान की आशंका है। नए साल के जश्न पर बस्तर पुलिस अलर्ट। शांति और सुरक्षा के लिए सख्त इंतजाम। 150 सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। नए वर्ष के स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों की तैयारी जोरों पर है। हालांकि बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए इन आयोजनों के दौरान विवाद, अव्यवस्था और हादसों की आशंका भी बनी रहती है। खासकर शराब के नशे में वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इन सभी संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस इस बार पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। करीब 150 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कंट्रोल रूम से 24 घंटे शहर पर निगरानी रखी जा रही है। रायपुर में मुस्लिम समाज का धरना प्रदर्शन। प्रतिबंधित ऐप में बात करने को लेकर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। सड़क पर लगा लंबा जाम। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने बीते दिन रायपुर के राजीव गांधी चौक में धरना दिया। इसमें ईसाई समाज के लोग भी शामिल हुए थे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिससे काफी देर तक महिला थाना चौक से लेकर मोती बाग चौक तक का एक और रास्ता बंद रहा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि राजधानी पुलिस कार्रवाई के नाम पर उनके समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। पिछले दिनों एक प्रतिबंधित ऐप में बात करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कुछ यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों के यहाँ तड़के 4-5 बजे पहुंची और एक अपराधी की तरह उनसे व्यवहार करते हुए पूछताछ किया गया। कोंडागांव की योगिता को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर मिला मेडल। वीर बाल दिवस पर मिला पुरस्कार। कोंडागांव की योगिता मंडावी को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। दरअसल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान खेल जूडो के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। योगिता मंडावी कोंडागांव जिले में राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह में रहती है। उनके माता पिता का निधन 4 साल की आयु में हो गया था। इसके बाद उनकी परवरिश बालिका गृह में हुई। राशन वितरण में गड़बड़ी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 दुकानों का संचालन समाप्त, 1 पर अर्थदंड। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। अधिकारियों की टीम ने जांच के दौरान कुछ उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की। 2 दुकानों का संचालन समाप्त किया गया है। वहीं एक दुकान संचालक पर अर्थदंड लगाया गया।
31 जनवरी तक ही माओवादियों के पास समर्पण का विकल्प, फरवरी से कड़ा होगा अभियान, नहीं मिलेंगे इन योजनाओं के लाभ। माओवादी हिंसा विरोधी मुहिम में सरकार और शक्ति दिखाने जा रही है। दरअसल 31 जनवरी 2026 तक आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को ही पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा। 1 फरवरी से आत्मसमर्पण का रास्ता बंद हो जाएगा और इसके बाद समर्पण करने पर भी माओवादियों को पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए साझा रणनीति तय की है। जनवरी के बाद माओवादियों को उनकी बात के भीतर घुसकर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को माओवादी हिंसा से मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संकल्प लिया है। ग्राम सभा में जाकर मनरेगा संशोधन का विरोध करेगी कांग्रेस। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने जिला और ब्लॉक समितियों को दिए निर्देश। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा कानून में किए गए संशोधन को लेकर कांग्रेस अब गांव-गांव जाकर मोर्चा खोलेगी। प्रदेश कांग्रेस ने तय किया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाकर मजदूरों को यह बताया जाएगा कि मनरेगा कानून में बदलाव से उन्हें कैसे नुकसान हो रहा है। यह अभियान केंद्र सरकार के ग्राम सभाओं के जरिए फैलाए जा रहे भ्रम के जवाब में चलाया जाएगा। 29 से 31 दिसंबर हड़ताल का ऐलान। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने की काम बंद कलम बंद आंदोलन की घोषणा। सरगुजा जिले में 29 से 31 दिसंबर के बीच सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो सकता है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय पूर्ण काम बंद कलम बंद आंदोलन का ऐलान किया है। फेडरेशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते पहल नहीं की तो प्रशासनिक कामकाज पर गंभीर असर पड़ेगा। फेडरेशन का कहने की पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों और वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लंबे समय से मांगों के समाधान की उम्मीद लगाए कर्मचारियों का धैर्य अब टूट चुका है, जिसके चलते यह बड़ा आंदोलन घोषित किया गया है। अगले 2 दिन ठंड बढ़ेगी, 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग पर घना कोहरा, दुर्ग में शीतलहर। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दुर्ग में शीतलहर का असर बना हुआ है, जहां रात का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। अंबिकापुर, पिंडा और रायगढ़ में भी ठिठुरन बढ़ गई है और सुबह शाम के वक्त लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इतने करोड़ रुपए देगी सरकार। संसद खेल महोत्सव में सीएम साने के ऐलान। बोले, सपनों को पंख देने के लिए हम प्रतिबद्ध। संसद खेल महोत्सव फिट युवा विकसित भारत का समापन समारोह बीते दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में उत्साहपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया तथा देश भर के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और समापन समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह पुनः प्रारंभ किया गया है। ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ी के चयन पर 21 लाख रुपए तथा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बांग्लादेश हिंदू उत्पीड़न पर विरोध प्रदर्शन। दुर्ग भिलाई में आक्रोश रैली और पुतला दहन, सड़क पर उतरा हिंदू समाज। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों और हिंदू युवक दीपू चरणदास की हत्या के विरोध में दुर्ग जिले में हिंदू संगठनों और सर्व हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। बीते दिन दुर्ग और भिलाई में 2 अलग-अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गई। मंत्री और विधायकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोपो गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्थानीय विधायकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आकांक्षा टोपो के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में धारा 353 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आकांक्षा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आकांक्षा टोपो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा क्षेत्रीय विधायक के विरुद्ध अभद्र, अशोभनीय और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणियां की थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। डीआरएम बदलते ही निरीक्षण पर पहुंचे चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर। बिलासपुर चांपा सेक्शन कर लिया जायजा। ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम OHE परिचालन व्यवस्था की ली जानकारी। बिलासपुर रेल मंडल में डीआरएम बदलते ही चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर JK गर्ग ने बीते दिन बिलासपुर चांपा रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे ट्रैक की जांच कर उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी कई बिंदुओं पर जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम OHE परिचालन व्यवस्था और अनुरक्षण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने महाप्रबंधक तरुण प्रकाश और विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक भी की। रेलवे प्रशासन का दावा है कि रेल परिचालन को और अधिक सुरक्षित, अनुशासित और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। थैलीसीमिया ग्रसित बेटे के इलाज के लिए 35 लाख रुपए की दरकार। सरकार ने दिए 13,50,000 रुपए। शेष रकम के लिए मां ने कलेक्टर से लगाई गुहार।
बालोद जिले के कचांदुर में रहने वाली डामिन साहू ने अपने 7 साल के बेटे के लिए इलाज के लिए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बेटे के बोन नैरो ट्रांसप्लांट में 35 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें से सरकार ने 13,50,000 रुपए की मदद मिल चुकी है। शेष रकम के लिए मां ने कलेक्टर से मुलाकात कर मदद मांगी है। भूपेश के बाद सिंहदेव बोले मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे। कांग्रेस नेता राशिद बोले अकबर, जहांगीर, शाहजहां की पत्नियां हिंदू थी। बीजेपी ने सनातन विरोधी बताया। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भिलाई में कहा कि मुगल काल में हिंदू सुरक्षित थे। इतिहास में हिंदुओं के दमन के कोई प्रमाण नहीं मिले। हम खुद एक राज परिवार से आते हैं। इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि उस दौर में धर्म के आधार पर दमन किया गया हो। मुगल काल में सरगुजा रियासत सुरक्षित रही। वहीं कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने कहा कि ज्यादातर मुगल बादशाह धर्मनिरपेक्ष थे। अकबर की बेगम हिंदू थी। जहांगीर की शादी भी ठाकुर समुदाय में हुई थी। उनकी पत्नी भी हिंदू थी। शाहजहां की पत्नी भी हिंदू थी। जिन लोगों की बीवियां हिंदू ही वह कैसे हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी हिंदू खतरे में नहीं था। देश आजाद हुआ तब भी कोई खतरा नहीं था। मुगलों का शासन रहा, सुल्तानों का शासन रहा, मुसलमान सत्ता में रहे, लेकिन तब भी हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। इस पर राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को सनातन विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन की विरोधी रही है। सिंहदेव के बारे में छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है। कांग्रेस ने कहा बहुमत के बाद भी धर्मांतरण को लेकर कानून नहीं बना पा रही बीजेपी, अशांति फैलाने वालों को सरकार का मिल रहा संरक्षण। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और सर्व समाज द्वारा किए गए बंद को लेकर जिला कांग्रेस भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और तमाम नेतागण यहाँ पर उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब बहुमत में ही नहीं थे तब धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की बात करते थे। अब जब बहुमत में है तो धर्मांतरण को लेकर कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं। भाजपा जानबूझकर कानून नहीं बना रही है ताकि धर्मांतरण का मुद्दा जारी रहे। उन्होंने सरकार पर अशांति फैलाने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में लोगों के साथ मारपीट हो रही है। जो लोग बंद के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पंचायतों में क्यूआर कोड आधारित मनरेगा पहल को पुरस्कार, मध्यस्थों पर निर्भरता कम कर व्यवस्था को बनाया पारदर्शी। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए क्यूआर कोड और जीआईएस तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायतों में ग्रामीण एक साधारण स्कैन से मनरेगा के तहत सभी स्वीकृत कार्यों, परियोजनाओं व खर्च पर नजर रख रहे हैं। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत लागू क्यूआर कोड आधारित सूचना व प्रगटीकरण व्यवस्था ने नागरिक केंद्रित शासन को नई मजबूती दी है। क्यूआर कोड के माध्यम से ग्रामीणों को वास्तविक समय की योजना व जानकारी उपलब्ध कराकर इस पहल से यहाँ पर मध्यस्थों पर निर्भरता कम की और प्रदेश की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को सुदृढ़ किया। बैगन ने झाड़ फूक के नाम पर नाबालिग से किया दुष्कर्म। दुर्ग में नींबू फेंकने नर्सरी साथ ले गया, जान से मारने की धमकी देकर दी वारदात को अंजाम। दुर्ग जिले में नाबालिग से की घटना का मामला सामने आया है, जहां बेटी के बीमार होने पर मां ने बेमेतरा जिले के एक बैगा को झाड़ फूक के लिए बुलाया। 22 दिसंबर को बैगा घर पहुंचा और नाबालिग की स्थिति देखकर बाहरी हवा का साया बताया, फिर झाड़ फूक कर नाटक करने लगा। इसके बाद नींबू फेंकने का बहाना अपने साथ घर से दूर ले गया। मामला नंदिनी नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी बैगा परमेश्वर बघेल, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, पीड़िता को अपने साथ एक नर्सरी ले गया, जहां उसने डरा धमका कर वारदात की घटना को अंजाम दिया। डर से लड़की 2 दिन तक चुप रही, फिर अपनी मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रकार के 2 कौड़ी के बाबाओं या फिर यहाँ पर बैगा के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि इस प्रकार के आपको या तो लूटते हैं या तो आपके साथ इस प्रकार के गलत घटना को अंजाम देते हैं। 29,800 पन्नों की चार्जशीट और 82 आरोपी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पेश किया अंतिम चालान। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है, जहां प्रवर्तन निर्देशालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष अदालत में 29,800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान पेश किया है। इस दस्तावेज में 82 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिसमें कई रसूखदार चेहरे शामिल है। इतनी बड़ी संख्या में पन्नों और आरोपियों के खिलाफ चालान पेश होना प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। अभी इस चार्जशीट के आधार पर मामले का ट्रायल शुरू होगा, जिससे घोटालों की परतों के खुलने और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ गई है। सीएजी ने पकड़ा सौर सुजला का अंधेरा, एसी की जगह लगा दिया डीसी पंप, 50 करोड़ का फटका।
सौर सुजला योजना देश के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसी क्रेडा पर है। इस संस्था ने योजना के दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए एसी पंप की जगह डीसी पंप लगा दिए। वह भी 2, 4 या 10 भी नहीं बल्कि 88,000 से अधिक डीसी पंप लगा दिए, जो एसी की तुलना में महंगे थे। इस गड़बड़ी से करीब 50 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई है। बिलासपुर में मित्तल फर्नीचर अग्निकांड, 2 की मौत बिना अनुमति, 10,000 लीटर तारपीन तेल का भंडारण, जांच में मिले लापरवाही, केवल कागजों तक सीमित था फायर सेफ्टी। बिलासपुर में मित्तल फर्नीचर कारखाना में हुए अग्निकांड में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। फर्नीचर कारखाने में तारपीन तेल जैसे ज्वलनशील पदार्थ का अवैध भंडारण होता रहा है। औद्योगिक सुरक्षा विभाग, बल्कि पर्यावरण विभाग और स्थानीय प्रशासन विभाग के तमाम जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर चूक को नजरअंदाज करते रहे। हादसे के 2 दिन बाद भी अफसरों ने इस गंभीर हादसे पर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे मामले को दबाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सिरगिट्टी औद्योगिक परिक्षेत्र स्थित मित्तल फर्नीचर कारखाना में हादसे की शुरुआती जांच में सामने आया कि कारखाना परिसर में खड़े टैंकर में अभी भी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील तारपीन तेल भरा हुआ है। ड्यूटी पर पुलिस अफसर ने छुए धीरेन्द्र शास्त्री के पैर, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसी के साथ मामला सुर्खियों में आ गया। यह घटना बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रायपुर आगमन के दौरान हुई, जहां ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने विमान से उतरते उनका पैर छू लिया। वीडियो सार्वजनिक होते ही मामला तूल पकड़ लिया और पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई भी की। गौरेला पेंडा मारवाही में स्वीकृत पीएम आवास अधूरे, ग्रामीण कच्चे घरों में रहने को मजबूर, बोले 3 महीने से रुका है काम। गौरेला पेंडा मारवाही जिले के छुलापानी ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत उनके मकानों का निर्माण अधूरा पड़ा है, जिसके कारण ग्रामीणों को कच्चे घर में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्षों पहले मकान स्वीकृत हुए, लेकिन उनका निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। इन घरों में केवल दीवारें खड़ी है, उन पर प्लास्टर तक नहीं हुआ है। बरसात और ठंड के मौसम में इन अधूरे और कच्चे मकानों में रहना उनके लिए बड़ी समस्या बन गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। जाते जाते आपसे एक सवाल है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? जिन्हें सच में छत्तीसगढ़ की पहचान पर गर्व है, वो अपना जवाब कमेंट पे जरूर लिखे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।